क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2024 यानी फरवरी में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी को हमने सिंगल वन शॉर्ट वीडियो में कवर किया। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस कंप्लीट वन शॉट वीडियो को कवर कर लिया तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल होता क्या है? तो राजनीतिक दल जो है लोगों का एक ऐसा समूह जिसकी समान विचारधारा होती है और जिसका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना। ठीक है, उन्हें हम राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। यानी लोगों का ऐसा समूह जिनकी समान विचारधारा हो और उद्देश्य क्या होता है? चुनाव लड़ना, तो उसे हम राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। तो कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक दल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लोगों का ऐसा समूह जिसकी एक समान विचारधारा होती है और जिसका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और शासन करना। तो इस तरह से सवाल जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा है, कई बार यहाँ से गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गठबंधन सरकार क्या होता है? तो गठबंधन सरकार का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था। ठीक है, क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था, या आप कह सकते हैं एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार जो दो या दो से अधिक दलों को लेकर या मिलाकर बनाई जाए, उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। और गठबंधन सरकार कब बनती है? जब किसी भी आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को अकेले बहुमत प्राप्त नहीं होता। यानी अकेले बहुमत मतलब होता है कि उस पार्टी को अकेले दम पर इतनी सीटें नहीं मिल पाती है कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके या खुद सरकार बना सके, तो उसके बाद उसे अनेक पॉलिटिकल पार्टियों का सहारा लेना होता है सरकार बनाने के लिए। इसे हम गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं? वह दल जिनका आधार पूरे राष्ट्र न होकर एक सीमित क्षेत्र तक ही होता है उसे हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें, ठीक है, तो क्या है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसके अलावा जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, सब क्या है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं। तो क्या होते हैं कि वह राजनीतिक दल जिसकी इकाइयां लगभग संपूर्ण भारत में होती है और संपूर्ण भारत में वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी नीतियां संपूर्ण भारत के लिए होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर पूछ सकता है। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल को मान्यता देने वाला कौन होता है? तो है चुनाव आयोग, जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय दल हैं, कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें तो वर्तमान में 8 से 9 राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन अभी हम ये भी बताएंगे कि किन दो दलों को जो है मान्यता रद्द कर दी गई है राष्ट्रीय दल के तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा। ये इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और कौन सा वो दल है जिसे सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, वो भी हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो भारत में क्षेत्रीय दल इतने सारे हैं कि अगर मैं बोर्ड पे लिखने लग जाऊं तो बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, इसकी स्क्रीन कम पड़ सकती है। तो क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय दल जो है नाम मात्र के हैं, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में जो दलीय प्रणाली है, चुनाव व्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केवल एक ही दल के लोग जो है चुनाव में भाग लेते हैं, केवल एक ही पार्टी चुनाव में भाग ले सकती है और उसी पार्टी के नेता सरकार बनाते हैं। इसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात, चीन और रूस में क्या है? वन पार्टी सिस्टम में एक दलीय सरकार है। दूसरी तरफ द्विदलीय प्रणाली क्या होती है? दो दलीय व्यवस्था वह दलीय प्रणाली है जिसमें 2 राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या है? 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इन 2 पार्टी राज्य में चुनाव लड़ती है और उन्हीं पार्टी के माध्यम से शासन चलाया जाता है। तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय प्रणाली।
वह दलीय व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे भारत का एक मल्टी पार्टी सिस्टम वाला देश है, जहां पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भागीदारी करती हैं और जिन राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा मत मिलता है वह सरकार बनाने में कामयाब होती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, इस प्रकार से वन वर्ड में या एमसीक्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इसे कवर जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की भूमिका क्या क्या है, यानी जो राजनीतिक दल है, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजनीतिक दल की भूमिका क्या होती है, तो राजनीतिक दल की जो पहली भूमिका है वो क्या है, इनकी पहली भूमिका चुनाव लड़ना। जैसे मैंने आप सभी से कहा था पहले कि जो राजनीतिक दल होता है उनकी एक समान विचारधारा होती है और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना होता है। तो राजनीतिक दल की पहली भूमिका क्या है, वह है चुनाव लड़ना। यानी अधिकतर लोकतंत्रों में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को राजनीतिक क्षेत्र में उतार कर चुनाव लड़ते हैं और ये एक अथवा दूसरे ढंग से अपना उम्मीदवार चुनाव चुनते हैं, परंतु हमारे देश में केंद्रीय नेतागण ही उन्हें किसी न किसी आधार पर चुनते हैं। तो ये होता है पहला क्या है, भूमिका चुनाव लड़ने की। राजनीतिक दल क्या भूमिका है, चुनाव लड़ने की इनकी पहली भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा बात करें दूसरा क्या है, नीतियों और कार्यक्रमों को सामने लाना। जो भी पॉलिसी बनानी है, जो भी नीतियां बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको सामने लाने काम कौन करते हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है कि कानूनों का जो निर्माण करना है, तो कानून निर्माण करना किसके अधिकार में होता है, राजनीतिक दल के हाथों में होता है। वो राजनीतिक दल जो चुनाव में जीतकर सत्ता में कायज होते हैं और उनके द्वारा संसद में पहुंचकर चुनाव में जीतने बाद संसद में पहुंचते हैं, तो वहां पर उन नीतियों का निर्माण, कानूनों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। चौथा काम क्या है, राजनीतिक दल सरकार को निर्मित करते हैं और चलाते भी है। तो राजनीतिक दलों के द्वारा क्या, सरकार का निर्माण किया जाता है और सरकार को चलाने का काम यही पॉलिटिकल पार्टीज, यही राजनीतिक दल करते हैं। विपक्ष का निर्माण, राजनीतिक दलों का जो महत्वपूर्ण काम क्या है, विपक्ष में, क्योंकि चुनाव में केवल एक ही सत्ता पार्टी जो है जीत मिलती है और उसी सत्ता पार्टी के द्वारा जो है सरकार चलाई जाती है। जिस पार्टी को उतना ज्यादा बहुमत नहीं मिल पाता है कि वह सरकार बना पाए, तो क्या काम करती है, तो वह विपक्ष में काम करती है। जैसे कांग्रेस विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता पार्टी है। तो जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है सरकार बनाने के लिए, तो उसकी भूमिका विपक्षी पार्टी की होती है, जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। तो ये भी भूमिका निभाने का काम कौन करते हैं, राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट वह है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां हैं, वहां से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहली चुनौती क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। हालांकि जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टी को होना लोकतंत्र की जीत कहलाती है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनके अंदर ही लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। अब लोकतंत्र की कमी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बैठकें लगातार नहीं होती हैं। राजनीतिक पार्टी जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े करते हैं वो किसी दूसरे प्रकार से किए जाते हैं, लोकतांत्रिक रूप से उनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। तो एक कमी पाई जाती है। दूसरी कमी क्या है भारतीय राजनीतिक दलों के अंदर, वह है वंशवाद। कई बार देखने में आता है कि राजनीतिक पार्टियां वंश के आधार पर ही राजनीतिक नेता को चुनते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं। वंशवाद भी भारतीय राजनीति में या राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो इन दलों को कार्य प्रणाली में कोई पारदर्शिता नहीं होती है और इसीलिए ही दलों के नेता अपने परिवार के सदस्यों, विशेषतः पत्नी पुत्र को अतिरिक्त लाभ देने के प्रयास करते हैं और उन्हें राजनीतिक दल के नेता ग्रुप में खड़ा करते हैं। तीसरा है धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दल में जो सबसे बड़ी चुनौती वह है बाहुबल, धन की और तमाम प्रकार के आपराधिक तत्वों की चुनौती, यानी राजनीतिक दलों का अपराधीकरण और अपराधी का जो राजनीतिकरण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां उन्हीं लोगों को चुनाव में टिकट देने का प्रयास करती है जिनके पास धन और बाहुबल ज्यादा होता है
या वैसे नेता को चुना जाता है जो क्या करते हैं, या वैसे नेता को चुना जाता है जो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रदेशों के माध्यम से नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने आप में संपूर्णता को दर्शाती हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कवर करना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें वह है विकल्पहीनता की स्थिति। विकल्पहीनता की स्थिति क्या होती है कि राजनीतिक दल उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जिनका देश सामना करता है, और ये अपनी नीतियों के बारे में भी बताते हैं जो इस समस्याओं को सुलझाने में सहायता होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है विकल्पहीनता। राजनीतिक दलों के पास विकल्प नहीं है कि वो किसे राजनेता के रूप में खड़ा करे, किसे राजनीतिक रूप से वो समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे। तो ये भी बहुत बड़ी जो है समस्या भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है, चुनौती भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, क्वेश्चन जो आता है वो आता है राजनीतिक दलों के सुधार के लिए कोई 5 प्रभावी उपाय। वो कौन से उपाय हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, राजनीतिक दलों की जो कमियां है उसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो पहली जो सुधारने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, इन दोनों कोई भी दल बदल नहीं कर सकता है। संविधान में प्रावधान रखा गया कि ताकि एमपी और एमएलए अपना दल ना बदले। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि चुनाव जीतने के बाद पैसे अथवा मंत्री पद के लालच में नेता अपना दल बदल ना सके। तो कई बार जो है ना, पहले क्या होता था कि कोई भी राजनीतिक नेता एक दल से चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे दल में चला जाता था मंत्री पद के लालच में या पैसे के लालच में। तो इस स्थिति को रोकने के लिए भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी जो है कानून भी बनाया गया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने क्या सुधार किया है कि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं। ठीक है, चुनाव से पहले आपको चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति और अपने तमाम ब्यौरों का जो है विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है, प्रयास किया गया है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक चुनाव करवाने और आयकर की रिटर्न भरने का भी निर्देश दिया है, और दलों द्वारा औपचारिक रूप से ऐसा करना शुरू भी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी दलों के लिए आवश्यक किया जाए कि उन्हें अपने आंतरिक मामलों को नियमित करने के लिए कहा जाए, और इसके लिए कानून भी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ सुधारात्मक उपाय हैं जिससे भारतीय राजनीति में बदलाव हो सकता है। दलों को ये भी कई बार कहा जाता है जो दल हैं वो अपने पार्टी में अपने उम्मीदवारों में 1/3% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखे। हालांकि वर्तमान में ये आरक्षण का जो प्रावधान है पूरा नहीं किया गया। स्थानीय शासन में तो है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ऐसा होने देखने को नहीं मिलता है। राज्य को ही चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। चुनाव के खर्च पूरा कराने के लिए राज्य द्वारा पैसे देना चाहिए। यह या तो नकदी के रूप में दिया जाए या फिर पेट्रोल, कागज और टेलीफोन इत्यादि के रूप में दिया जा सकता है। तो ये राज्य जो है, चुनाव आयोग जो है चुनाव के समय क्या कर सकता है, धन बल के दुरुपयोग को रोक सकता है और एक निश्चित रकम इनको अलॉट कर सकता है कि आपको इतना ही पैसा खर्च करना है, इससे ज्यादा पैसा चुनाव प्रचार में खर्च नहीं करना है। और कितना पैसा खर्च किया, कहां खर्च किया, इस प्रकार का पूरा ब्यौरा वहां पर देना पड़ता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक दलों के लाभ और हानियां क्या है। तो राजनीतिक दलों के लाभ क्या है और हानियां क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजनीतिक दल का पहला लाभ क्या है, तो राजनीतिक दल जनता के कल्याण के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। तो पहला लाभ क्या है कि जनता के कल्याण के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, उनके विकास के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, इसलिए राजनीतिक दलों को होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कानूनों का निर्माण विधान पालिका द्वारा किया जाता है और विधान पालिका में राजनीतिक दल के चुने हुए नेता ही पहुंचते हैं। तो ये भी लाभ है राजनीतिक दलों का। ठीक है, जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है उसे सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है और ये सरकार गठन कर अपनी विचारधाराओं के अनुसार सरकार चलाते हैं। ये विपक्षी दल की भूमिका भी निभाते हैं और सरकार को जनता के कल्याण के लिए कार्य करने को बाध्य भी करते हैं। तो ये लाभ है राजनीतिक दलों का। हानियां क्या क्या है, साधारणतः और राजनीतिक दलों के नेता भ्रष्ट होते हैं और गलत कार्यों में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। ये पहला कमियां हानियां हैं। दूसरा है कि राजनीतिक दलों की केंद्रीय कमान इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि स्थानीय नेताओं की मांगों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ये भी कमियां वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है राजनीतिक दलों के अंदर। ठीक है, तीसरा क्या है,
कि साधारणतः देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं ताकि चुनाव जीते जा सके। वर्तमान में भी आप भली भांति इससे परिचित है कि किस प्रकार जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लोगों को बरगलाया जाता है, अपनी राजनीति को चमकाया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या हानि भी है। ये देश में समूहवाद और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये वर्तमान में भी आपको भली भांति परिचित है किस प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा समूहवाद या बहुसंख्यकवाद पर अपने नियमों को ले किया जाता है, लोगों को एकत्रित किया जाता है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के लिए भड़काया जाता है। ये लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये हानियां है किसकी? राजनीतिक दलों की। इसके बाद है लोकतंत्र में विपक्षी राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका क्या है? जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया कि विपक्षी दल क्या होता है। तो विपक्षी दल वो दल होते हैं जिन्हें चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता या उन्हें उतना बहुमत नहीं मिलता कि वो सरकार बना सके, तो वो दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वह शासक दल की बजाय विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं और ये सरकार की कई मुद्दों पर आलोचना करते हैं और जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं। अगर कोई सरकार इतना ज्यादा मत प्राप्त कर लेती है कि निरंकुश बन जाती है, तो निरंकुश सरकार को जगाने के लिए जनता से जो वादा किया था जीती हुई सरकार ने, अगर वो सरकार वादा पूरा नहीं करती है, अगर वो ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे जनता के कल्याण हो, तो जो विपक्षी दल है उसकी भूमिका क्या होती है? तो वो संसद में उन योजनाओं के बारे में सरकार को जो है दोबारा से याद दिलाती है कि आपने जो वादा किया है वो अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, अगर सरकार किसी मुद्दे पर नाकाम हो जाए अथवा किसी ऐसी नीति का निर्माण कर दे जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है, तो ये विरोधी दल उन गलत नीतियों को जनता के सामने लाते हैं ताकि सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए। विरोधी दल जनता को भी सरकार का विरोध करने के लिए सक्रिय करते हैं ताकि या तो सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके या फिर सरकार जनता के कल्याण की नीतियां बनाए। तो इस प्रकार से जो है सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि विपक्षी दल की क्या भूमिका रहती है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय दल का साधारणतः संपूर्ण राष्ट्र में क्या होता है? प्रभाव होता है। राष्ट्रीय दलों की संपूर्ण राष्ट्र में शाखाएं होती हैं और ये किसी विशेष क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देने की जगह संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते हैं। कौन? राष्ट्रीय दल की बात कर रहे हैं। जबकि जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय दल होते हैं, तो प्रादेशिक दल का संपूर्ण राष्ट्र में प्रभाव नहीं होता है, बल्कि यह तो एक विशेष क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित होता है। दूसरा, प्रादेशिक दलों की संपूर्ण राज्य अथवा प्रदेश में शाखाएं होती हैं और प्रादेशिक दल साधारणतः प्रादेशिक मुद्दों को महत्व देते हैं और अपने राज्य को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में इस प्रकार से आपसे अंतर पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग ने भारत में 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल में जो है मान्यता दी है। वर्तमान में हालांकि पहले 9 राष्ट्रीय दल हो चुके थे, फिर कुछ दलों को चुनाव आयोग ने जो है राष्ट्रीय दल से हटाकर उन्हें क्षेत्रीय दल बना दिया, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो भारत की सबसे पहली और सबसे प्राचीन पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा ठीक है, दूसरी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, वह भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में बीजेपी 1980 में जनसंघ द्वारा गठित की गई थी और उसका मुख्य प्रेरणा स्रोत हिंदुत्व है। ठीक है, और 1998 में एनडीए के गठबंधन में केंद्र सरकार के रूप में पहली बार सरकार में आई थी। वर्तमान में भी भारत में एनडीए की सरकार है और मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं। तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। इस पार्टी का गठन कब किया गया? 1984 में काशीराम के द्वारा। ये किस बात पर पार्टी बनाई गई थी? बहुजन समाज अनुसूचित जातियों के, पिछड़े वर्गों के और आदिवासियों के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहती थी। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन? काशीराम। स्थापना कब की गई? 1984 में। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM और CPI। तो इस पार्टी का गठन 1964 में हुआ था। किसका? CPIM का गठन 1964 में हुआ था और ये एक मार्क्सवादी लेने वाली विश्वास रखती है। इसके अलावा भारतीय
कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, यह 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। मजदूरों, किसानों और निर्धनों के हितों का ध्यान रखना चाहती थी। इसके अलावा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, 1999 में कांग्रेस से अलग होकर यह पार्टी बनाई गई थी। शरद पवार और अजित पवार, अब ये दो भागों में बढ़ चुकी है, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को सुश्री ममता बनर्जी ने की थी। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं और कई सालों से लगातार राजनीतिक रूप में जीत रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रिपल पी पार्टी और वर्तमान में आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिला हुआ है। राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं। पहला है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य और तीसरे होते हैं अनुयायी। अब ये क्या काम करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर। नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य जो जन समूह का नेतृत्व करते हैं उन्हें नेता कहा जाता है। दूसरा है सक्रिय सदस्य, तो राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकलापों में उपस्थित रहकर पूरी तरह से उसकी कार्यशैली के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति पार्टी के सक्रिय सदस्य कहलाते हैं, यानी मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अनुयायी, वो लोग जो पार्टी के विचारों से सहमत रखते हैं और कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के समर्थन करते हैं, उन्हें अनुयायी कहा जाता है। तो ये है 3 प्रमुख घटक राजनीतिक दलों के। इसके अलावा यहां ध्यान रखिएगा, तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और 3 पार्टियों को, जिसका नाम है सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी, याद रखिएगा, सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी की सूची से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां भारत में मौजूद है। 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा जो है किसने हटा दिया? चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और क्षेत्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। तो सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी बनने की शर्त क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2019 की जो उनकी हैंडबुक है उनके अनुसार किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी, किस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, तो इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल के लिए, तो किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती, याद रखिएगा, कोई पार्टी जो है कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें, यानी लोकसभा की वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में हम 550 सीटें कहते हैं और 545 वर्तमान में सीटें जो है, तो उसमें अधिकतम 550, वर्तमान में 545 है, तो 2% सीटें कम से कम जीती होनी चाहिए। कुल सीटों में से 2% सीटें, या किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर कोई पार्टी 2% लोकसभा की सीटें जीती हो और उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम 4 राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो, ठीक है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हुई हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ये 3 में जो है शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। 3 शर्तें कौन कौन सी है? पहली शर्त जो है कम से कम 2% सीटें, याद रखिएगा। दूसरी शर्त क्या है? कम से कम 4 राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिला हुआ हो। और तीसरी शर्त क्या है कि लोकसभा कुल वैध मतों का जितने मत मिलते हैं उस वैध मतों का 6% मत होना चाहिए, या 4 सीटें कम से कम लोकसभा को से मिली होनी चाहिए, तो उसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या तय किया गया है? यदि इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का, क्षेत्रीय पार्टी की बात कर याद रखिएगा कि चुनाव आयोग
किस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। तो विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, राइट, और कम से कम 2 सीटें उससे मिली हो तो वो क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी। इसके अलावा यदि इस दल ने राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और राज्य के लोकसभा में कम से कम 1 सीटें जीती हो तो भी वो क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी। कम से कम 1 सीट उसे मिलना चाहिए। यदि इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें अर्जित की हो तो भी उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि इस दल ने लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीटें जीती हो तो उस दल को जो है क्या दिया जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। क्लियर, इस तरह सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है ना। ये सारे सवाल जो यहाँ से पेपर में आएंगे, क्षेत्रीय पार्टी, गठबंधन सरकार, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, क्षेत्रीय पार्टी की क्या होती है, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दलों के लाभ और हानियां, राजनीतिक दलों की कमियां क्या है, हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है, विपक्ष पार्टी क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो टीएमसी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों के बारे में, उनकी स्थापना दिवस के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।